नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। राजनीति में राम मंदिर का मुद्दा साल 1990 के दशक से चुनावी मोहरा बनकर उभरा, जो अभी तक चुनाव में भुनाया जा रहा है। पहले मंदिर आंदोलन से हिंदुत्व जगाकर इसका चुनाव में इस्तेमाल किया गया। यूपी के विधानसभा चुनाव में मंदिर निर्माण का कानूनी रास्ता साफ करने और फिर भव्य मंदिर का निर्माण करवाने का सारा श्रेय बीजेपी ले रही है। बीजेपी के हर वर्ग के सम्मेलनों में मंदिर निर्माण का पूरा श्रेय पीएम मोदी को दिया जा रहा। वहीं स्टेज के पीछे राम मंदिर मॉडल के चित्र के पोस्टर तक लगाए जा रहे हैं। बीजेपी की प्रचंड बहुमत को तोड़ने के लिए कभी राम मंदिर आंदोलन के विरोध में स्वर उठाने वाली सेकुलर पार्टियों के नेता भी अब राम लला के शरण में आ चुके हैं। वो अयोध्या पहुंच रहे हैं, राम मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे राम लला का आशीर्वाद चाहते हैं। तर्क में ये कहते हैं कि प्रभु राम तो सबके हैं। यूपी का चुनाव करीब आते ही विरोधी दलों में राम मंदिर में विराजमान रामलला के प्रति प्रेम उमड़ चुका है। बीएसपी के ब्राह्मण फेस और महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद ही शुरू किया। रामलला का दर्शन कर यूपी में भी सत्ता में आने और रामराज लाने का वो संकल्प कर रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का केवल रामलला और हनुमान जी का दर्शन करने अयोध्या पहुंचना इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। रामराज के आदर्शों को जमीन पर उतारने और दिल्ली सरकार के मॉडल पर शिक्षा, बिजली, पानी, चिकित्सा फ्री करने का ऐलान यूपी के वोटरों को लुभाने के लिए किया जा रहा है। सपा, कांग्रेस और अन्य दलों के लिए भी राम मंदिर को अपनाना अब उनकी मजबूरी बनता जा रहा। कांग्रेस, सपा भी अपने बड़े चुनावी अभियान को अयोध्या से शुरू करने की योजना बना रही, लेकिन ये दल मुस्लिम मतों के बिखराव से डरकर अभी सीधे अयोध्या एजेंडे को अपनाना भी नहीं चाहते। अयोध्या में मुस्लिमों की नब्ज पकड़ने के लिए सपा ने फायर ब्रांड मुंबई के मुस्लिम नेता और वहां के पार्टी अध्यक्ष अबू आजमी को अयोध्या भेजा, लेकिन ओवैसी ने अयोध्या से अपनी चुनावी मुहिम शुरू करके सपा की इस रणनीति को झटका दे दिया। वहीं अयोध्या में लगातार 5वें साल भव्य दीपोत्सव का आयोजन करके यूपी सरकार 24 करोड़ जनता को यूपी में राम राज्य है इसका संदेश देना चाहती है। बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मंदिर का निर्माण और अयोध्या को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित करने के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। इसके साथ ही डबल इंजन की सरकार की सैकड़ों योजनाओं को भी वोटरों तक ले जाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा। अब चुनाव अधिसूचना जारी होने के पहले लोकार्पण और करोड़ों की योजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी तेज हो रहा है। अब ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या 2022 में यूपी में होगी धर्म वाली सियासत? क्या धर्म की राह से निकलेगा 22 की जीत का रास्ता? सवाल तो बनता, में हम इस मुद्दे को जब चर्चा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप समझिए कि पहले यह सवाल होता था और बीजेपी ने इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा भी बनाया कि मंदिर का निर्माण आखिर कब होगा। हिंदुओं की आस्था का प्रतीक, हिंदुओं की आस्था जो कि राम में है, उनके मंदिर के निर्माण के लिए आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा। लेकिन समय अंतराल, बीजेपी केंद्र में सत्ता में आती है, फिर प्रदेश में सत्ता में आती है, उस बीच में कोर्ट के जरिए एक बेहतर फैसला आता है और फिर वहां से मंदिर निर्माण के लिए जो काम शुरू होना था वो शुरू भी हो चुका, भूमि पूजन भी हो चुका। लेकिन अब यहां जब चुनाव फिर से आ गया तो ना सिर्फ बीजेपी मंदिर निर्माण और उसके लिए जो लड़ाई थी उस सारी लड़ाई लड़ने का श्रेय अपने पास रखना चाहती है, बल्कि बाकी जो अन्य दल हैं वो भी कहीं ना कहीं मजबूर हो चुके हैं कि वो आखिर क्या करें। वो अगर रामलला और अयोध्या से इतर जाते हैं तो भी उनका नुकसान है, वो अगर सीधे वहां पर जाते हैं तो फिर जो मुस्लिम मत है उसको लेकर भी उन पर कहीं ना कहीं दबाव है। जहां समाजवादी पार्टी ने अबू आजमी के जरिए एक मैसेज देने की उस तबके को कोशिश की, तो ओवैसी भी एंट्री मार चुके हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में। उन्होंने उसका तुरंत जवाब दे दिया। हर एक दल ये कहते हुए, ये तर्क देते हुए सुनाई देता है कि दरअसल जो राम है वो सबके हैं, वो किसी एक पार्टी और एक व्यक्ति के नहीं है। अगर आस्था का वो प्रतीक बीजेपी के लोगों के लिए है तो हमारे लिए भी है। हम वहां पर अगर पूजा अर्चना करना जाते हैं, हम अगर राम का नाम लेते हैं तो आपत्ति क्यों है? क्या सिर्फ बीजेपी नाम ले सकती है? लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली में फ्री की सियासत से सत्ता में हैं और मजबूती के साथ डटे हुए हैं, वो भी वहां पर जाकर ये कहते हैं कि हम राम मंदिर के साथ भी हैं, हम राम के साथ भी हैं, लेकिन आम के साथ भी हैं, यानी आम जनता को अगर कोई फ्री सुविधा मिल सकती है तो हम क्यों नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी जो कि सत्ता में है
बकायदा दीपावली पर भव्य आयोजन दीपोत्सव के तौर पर वहां कराया जाता है। यह तस्वीर आपको याद होगी जब भूमि पूजन किया गया, राम मंदिर निर्माण के लिए पहली शिला रखी गई, प्रधानमंत्री वहां पर उस वक्त मौजूद रहे और पूरे मंत्रोच्चार के साथ यह प्रक्रिया आगे बढ़ी, एक भव्य कार्यक्रम किया गया। तो इस तस्वीर के जरिए बीजेपी भी चाहती है कि हर हाल में इसका श्रेय उनको ही मिले। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। अशोक यादव हैं, पूर्व मंत्री एसपी के, बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। जनार्दन मिश्रा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ, बहुत स्वागत है जनार्दन जी आपका। और बीजेपी की तरफ से राजेश चौधरी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। सबसे पहले सवाल इस बात का है, और सवाल तो बनता में इसीलिए इस मुद्दे को हमने उठाया, राजेश चौधरी साहब, क्या यह मजबूरी बन गई सभी दलों की कि जो सिर्फ बीजेपी कहती रही वो आज मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और अब बीजेपी तो श्रेय ले ही रही है, वो भी मजबूर हो गए, बिना राम के काम नहीं चलेगा और धर्म की सियासत 22 में दिखाई देगी? चौधरी साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। प्रदीप भाई, आपसे ही मेरा ये सवाल है, कांग्रेस भी, सपा भी, और सबको अधिकार भी है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर राम का कोई दर्शन करना चाहता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी जाकर कर सकता है। लेकिन चुनाव के दौर में सवाल उठ रहा है कि पहले तो आप इससे इनकार करते रहे, काल्पनिक बताते रहे, लेकिन अब आप भी राम के नाम पर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, बाकी दल भी लड़ने जा रहे हैं, और बीजेपी कह रही है कि आप लड़ते रहिए, हमने सारा काम कराया है तो उसका फायदा भी हमको ही मिलेगा। तो निश्चित तौर पर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के 2017 के घोषणा पत्र पर होने जा रहा है। 70 लाख नौकरियों का वायदा किया था, 5 लाख पद खाली हैं, 2 करोड़ युवा नौकरियों के लिए दर दर भटक रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 लाख नौकरियों का दावा किया था आरटीआई में, उस पे भी स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं। गन्ना किसानों पर है, उत्तर प्रदेश के किसानों पर होगा, गन्ना मूल्यों पर होगा, 3 काले कानूनों पर होगा, कानून व्यवस्था पर होगा, विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट देने पर होगा। इन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है, बढ़ती महंगाई पर चुनाव होने जा रहा है। इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। हम बार बार इन वायदों के साथ चुनाव में हैं कि हम लड़कियों को, महिलाओं को 40% रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, ठीक है, छात्राओं को लैपटॉप या स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं, स्कूटी देने की बात कर रहे हैं, बिजली का बिल हाफ करने की बात कर रहे हैं, कर्जा माफ करने की बात कर रहे हैं। ये बात, इन मुद्दों के साथ हम हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी या जो भी लोग ये कहते हैं, आज जिन्हें रामायण की पूरी जानकारी नहीं है, जिन्हें ये तक नहीं मालूम कि भगवान श्री राम ने रावण से ज्ञान लेने के लिए किसे भेजा था, जिनके नेता आज भी निरंकार व्यवस्था पर अपने आप को बराबर आगे बढ़ाते रहे, सावरकर जिन्हें ये नेता मानते हैं, वो निश्चित तौर पर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ऐसे लोग, ऐसी विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग, और जब भगवान श्री राम की बात होती है, भगवान श्री राम राजनीतिक एजेंडा कभी नहीं हो सकते। ये निश्चित तौर पर अगर किसी का एजेंडा हो सकते हैं, किसी राजनीतिक दल के लिए हो सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकते हैं, जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर निर्माण में भी चंदा चोरी का आरोप जिस पर आ रहा हो, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि इनके घोषणा पत्र पर कोई सवाल न करे, कानून व्यवस्था पर कोई सवाल न करे, पेट्रोल के बढ़ते दाम पर कोई सवाल न करे, कड़वा तेल के बढ़ते दाम पर कोई सवाल न करे, खाद्य के बढ़ते दामों पर कोई सवाल न करे, इन मुद्दों पर कोई सवाल न करे कि आज जब कानून व्यवस्था की बात कर रहे होते हैं गृह मंत्री, तो एक बड़ा अपराधी उनके मंच पर बैठा होता है, और मुख्यमंत्री जब कानून व्यवस्था की बात कर रहे होते हैं तो अपने ही ऊपर लगे 10 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे और गैंगस्टर सहित वापस लेने की सिफारिश करते नजर आते हैं। 114 से ज्यादा विधायक इनके साथ अपराधी बैठते हैं, और कैबिनेट जिसमें फैसला कानून व्यवस्था को लेकर होता है, विकास को लेकर होता है, उसमें आधे दर्जन से ज्यादा अपराधी बैठते हैं। तो इन सवालों का जवाब यानी प्रदीप जी, आपका ये कहना है कि कांग्रेस मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, राम पर चुनाव नहीं लड़ेगी, आप ये कह रहे हैं? पूरे विश्व के हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए आराध्य है, और यह अधिकार उनसे कोई छीन नहीं सकता।
नहीं नहीं प्रदीप भाई, मैं यही सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि आप ये जो कह रहे हैं, बिल्कुल आपका अधिकार है कि आपकी पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़े, लेकिन क्या वो मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे, मंदिर पे और राम के नाम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे? भगवान श्री राम के लिए भगवान किसी के लिए राजनीतिक एजेंडा हो सकते हैं तो सिर्फ नाथूराम गोडसे की पार्टी के लिए हो सकते हैं, जिन्ना की मजार पर चद्दर चढ़ाने वालों के लिए हो सकते हैं। इस देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए और इस देश के लिए राम कभी राजनीतिक एजेंडा राजेश चौधरी जवाब देंगे आप? थे हैं और ये इनके लिए राम आस्था का प्रतीक है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और आप लोग अब मंदिर के नाम पर बिना काम के सिर्फ जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस मुद्दों के लिए जनता के बीच में जाएगी। मुद्दों के आधार पर जो मुद्दे इस वक्त हैं, महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर, उनकी लड़ाई लड़ेगी, ना कि मंदिर के नाम पर वोट मांगेगी। देखिए, राम इनके लिए आस्था का प्रश्न है तो हर भारतवासी के लिए आस्था का प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब ये सरकार में थे तो इन्होंने राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं किया था? उस समय पे भी तो राम मंदिर का निर्माण हो सकता था। और जब राम मंदिर के निर्माण का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा था, इन्हीं की सरकार ने, इनकी सोनिया मां की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हलफनामा लगाया था कि राम का कभी अस्तित्व नहीं रहा, राम तो काल्पनिक है, एक कहानी है। सीता कभी अस्तित्व में नहीं रही, राम सेतु का कभी अस्तित्व नहीं रहा। ये राम पर जो प्रवचन कर रहे हैं, इनका झूठ आज मैं जनता के सामने रख रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में लिखित में ये कहते हैं कि राम का कहीं अस्तित्व रहा नहीं, और यहाँ पर राम पर प्रवचन करें, कहिए ना कि हम राम मंदिर के साथ हैं, हम चाहते थे राम मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि ये हमेशा राम मंदिर के विरोधी रहे। सपा और कांग्रेस दोनों में उत्तर प्रदेश के अंदर ये कंपटीशन हो रहा है, कौन मुसलमानों के वोट को हासिल करे, इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है। बात कर रहे थे महंगाई की, भ्रष्टाचार की। अरे भ्रष्टाचार की मुंह कांग्रेस के, भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस के मुंह से नहीं अच्छी लगती है। प्रियंका वाड्रा बहुत दोहरा कर रही है आजकल। सबसे पहले प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने किसानों की कितनी जमीन चोरी की है, उसी को वापस करा दो भाई। कम से कम किसानों का हित की आप बात कर रहे हो तो गुड़गांव में रो रहे हैं तमाम किसान, वो राजस्थान के अंदर बर्बाद करके रख दिए हैं, हजारों एकड़ जमीन उनकी बर्बाद कर दिया, हड़प लिया प्रियंका वाड्रा के पति ने, तो वहां इनका मुंह सिल जाएगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव विकास पे भी होगा, राम पर भी होगा, कृष्ण पे भी होगा। ये हमारी संस्कृति है, हमारे जीने मरने का प्रश्न है राम, और उसकी चर्चा हम क्यों नहीं करेंगे? कैसे नहीं करेंगे? तो ये लोग, अच्छा कांग्रेस के साथ क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस तो शून्य पे खड़ी हुई है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई संगठन का ढांचा नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, जाएंगे कहां? माता सीता को टेस्ट ट्यूब बताने और बेबी बताने वाले लोग, माता सीता को एक काल्पनिक चरित्र बताने वाले लोग, जब इस देश की आवाम को ये उपदेश देते नजर आते हैं भगवान श्री राम इनके हैं, तो इन पर हंसी के अलावा कुछ नहीं होता। और लेकिन प्रदीप भाई, हंसी तो आप पर भी उनको आ रही है ना, आपको उन पर आ रही है, उनको आप पर आ रही है कि पहले आपने काल्पनिक बताया, इनके यहाँ किसी ने टेस्ट ट्यूब बताया, तो अलग अलग विषय है दोनों ही। मैं चाहूंगा अशोक यादव साहब से एक सवाल लूं। अशोक यादव जी, मंदिर मजबूरी हो गया क्या, और धर्म के नाम पर ही सियासत होगी? मुद्दों की बात तो हमेशा हमने देखा है, हर दल करता है, सत्ता में बैठा हुआ, विपक्ष में बैठा हुआ, लेकिन वाकई वो हकीकत में दिखता नहीं। इस वक्त सपा के सामने क्या दिक्कत है? वो हाँ कहें तो दिक्कत, मुसलमान नाराज हो जाएगा, ना कहें तो फिर दिक्कत, बहुसंख्यक नाराज हो जाएगा। अबू आजमी का जवाब ओवैसी पहुंच कर दे देते हैं। अशोक जी, मैंने प्रदीप जी की सुनी और राजेश चौधरी साहब की सुनी। सुन रहे, वो दोनों सुनेंगे, आपको सुनेंगे सर, बोलिए। देखिए, मैं शायरी कर, सबसे पहले मैं एक शेर सुनाता हूं कि आते जाते सलाम हो जाए, आते जाते सलाम हो जाए, जब मिलो राम राम हो जाए, बस जहन में वतन परस्ती हो, हर मुसलमान कलाम हो जाए। हमारे देश की संस्कृति में हिंदू मुस्लिम भाईचारा पूरे दुनिया में चर्चित है, लेकिन पिछले कुछ सालों में, बल्कि 10, 15, 20 सालों में भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं था। देखिए, मेरी सुन लीजिए 5 मिनट, क्योंकि आपने बात करी है उसकी। देखिए, मेरा नारा और है, हम राम के साथ भी हैं और काम के साथ भी हैं। आज अखिलेश यादव जी के यात्राओं में जो भीड़ उमड़ रही है, वो राम के लिए तो है। राम तो हमारे है, पूजनीय है ही। आप कभी सैफई आके देख लीजिए, जितनी बड़ी मूर्ति वहां लगी हनुमान जी की, और जब भी सैफई का मेला 1996 से हो रहा है, 96 से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री रहे थे, उससे पहले 2 बार मुख्यमंत्री हो चुके थे, उसके बाद भी, और मस्जिद का कांड भी हो चुका था,
उसके बाद जब भी मेला शुरू होता था तो सबसे पहले वहां राम और हनुमान जी की मूर्ति के नीचे 2 घंटे का हवन होता था। ये वो इसलिए थे, हम हिंदू हैं, हमें अपना काम करना चाहिए, लेकिन हिंदू के साथ हमें अपनी मुसलमान जो हमारे देश में 20-25 करोड़ है उनकी बहबूदी के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर वो नहीं हमारा साथ है, वो दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का ये है, इस वक्त आप देखिए हमारे जो अभी प्रदीप सिंह ने कहा 0 हैं। अगर काम के नाम पर लेले में आपको गिनाना शुरू की, प्रधानमंत्री जी आए थे, उनके भाषण से लगा जैसे कि मोहल्ले का नेता भाषण दे रहा है। वो कहते थे कि मुख्यमंत्री मेरे साथ खड़े नहीं होते थे। अच्छा आप बताइए, एक मुख्यमंत्री आपका स्वागत कर गया, वो कहते मुख्यमंत्री आते ही एयरपोर्ट पे गायब हो जाते थे। ये शब्द उन्हें कहना चाहिए क्या? माननीय अखिलेश जी उनके साथ जाके मंच साझा करते? भाई इससे बातें नहीं करना चाहिए। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते हैं। हम जहां राम को पूजते हैं वहीं अल्लाह भी पूजते हैं। हम ये भी करते हैं कि हम ईद भी मनाते हैं। आप बताइए कौन सा नेता नहीं जो ईद नहीं मनाता हो? नरेंद्र मोदी जी की जो एक बहन है पाकिस्तान से आती है मुसलमान, वो राखी बांधती हैं। और जितने भी नेता जो भाजपा के, इनकी सबकी बेटियां मुसलमानों के लिए हैं। कहां पर फर्क है? फर्क केवल चुनाव से पहले क्यों आता है? लेकिन हमारा जो नेता है, मैं जिसके लिए एक बात कहता हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं और लगातार जो उनकी, मैं परसों उनके साथ बहुत देर बैठा हूं, नीति पर बात हुई, कहीं पर भी देखो धर्म तो हमारा क्या है? नेता का धर्म है विकास करना। अखिलेश जी ने 5 साल में जो इतिहास बना दिया है। अच्छा मैं आपसे एक बात कहता हूं, अखिलेश जी ने सड़कें बढ़िया बनाई, उसी पे ये शुरू हो गए। मेडिकल कॉलेज बनाए बड़े छोटे जिलों में, उस पर ये शुरू हो गए। मेट्रो बनाई, उस पर ये शुरू हो गए। एयरपोर्ट्स बनाए, उन पर शुरू हो गए। आज मैंने पढ़ा है नहीं ऐसा नहीं होता अशोक जी, आपने अच्छा बोला, आपका शेर भी बहुत अच्छा था। और सफाई में 2 घंटे का हवन करने के बाद राम और हनुमान के नाम पर, उसके बाद वहां पर क्या होता था? हीरो हीरोइन आते थे और जलसा होता था। सवाल इस बात का नहीं। अगर आप ये कहेंगे कि अखिलेश जी ने सड़क बनाई तो ये शुरू हो गए, तो मैं कहूंगा कांग्रेस ने बनाई, उसके बाद फिर बहुत लोग शुरू हो गए। पार्टी बहुत लंबे समय तक उनकी सत्ता में इस वक्त नहीं है। फिर उसके बाद उससे भी बाद में आ जाइए बीजेपी पर आप अभी आ गए, फिर आप बीएसपी पे आ जाइए। बीएसपी में मायावती ने सड़क बनाई तो आपने बनाना शुरू कर दिया क्या? ये ऐसा नहीं होता है। सरकार में जो रहता है उसको बनाना पड़ता है, वो चाहे बीजेपी हो, बीएसपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, ये उनका काम है। बहरहाल चौधरी साहब जवाब देंगे, उसके बाद मैं जनार्दन जी के पास जाऊं। आपने सुना अशोक यादव साहब का कि वो राम के साथ भी हैं और मुसलमान के साथ भी हैं, उनके लिए दोनों ही बराबर हैं। जो अल्लाह को मानते हैं उसका साथ भी है और जो राम को मानते हैं उनका साथ भी है। वो कलाम साहब से देखिए अशोक यादव जी को बड़े गौर से मैं सुन रहा था। अपनी पार्टी की बात बड़े बेबाकी और बहुत अच्छे ढंग से चतुराई के साथ वो रख रहे थे। परंतु मैं अशोक यादव जी से पूछना चाहता हूं, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, हर बार रोजा इफ्तार दावत होती थी मुख्यमंत्री हाउस के अंदर, होना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप किसी का सम्मान कर रहे हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कभी नवरात्रों में इन्होंने हिंदुओं को भी कभी फलाहार कराया होता तो हमको लगता है कि आप दोनों अखिलेश जी बराबर 9 दिन का व्रत रखते हैं। बता दें आपको, देखिए मैं नेता पर टिप्पणी मत करिए राजेश जी। देखिए इंडिविजुअल नहीं, देखिए आप जब किसी टिप्पणी करेंगे नेता पर, सुनिए वो नहीं, वो 9 दिन का व्रत रखते हैं हमेशा। आपको अरे अशोक जी सुन लीजिए ना, इंडिविजुअल का इंडिविजुअल। अगर आपने भी तो प्रधानमंत्री का कहा ना कि किसी गली मोहल्ले के नेता, ये भी तो आपने इंडिविजुअल कहा ना। वो आपको सुन रहे थे, आप सुनिए। उनका ये कहना है कि अगर आप रोजा इफ्तार कराते थे तो आप फलाहार भी कराते। आप मान्यवर, आप जब सरकार में थे, आप कब्रिस्तान की बाउंड्री करा रहे थे, जरा अंत्येष्टि स्थल को भी बनवा लिए होते तो हमारी समझ में आता। अब हज हाउस बनवा रहे थे तो राम मंदिर में भी 4 ईंट लगा देते तो हमारी समझ में आता। आपका जो ये भेदभाव की नीति रही है। दूसरा, आप भाईचारे की बात कर रहे हो, होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु आप एक बार मस्जिद में जाकर के कीर्तन करके दिखाओ ना मित्र, वहां हवन करके दिखाओ ना। भाईचारा दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। हम भाईचारा हल्ला मचा रहे हैं, वो हमारा कत्लेआम कर रहे हैं। कोई हिंदुत्व की बात करता है, उसका सर काटने की बात करते हैं। और लखनऊ के अंदर किस तरह से हत्या हुई आप सब जानते हो। भाईचारे की बात हो सकती है पर बराबर की बात होगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ठीक है, यानी अगर इफ्तार है तो आपको साथ साथ फलाहार भी कराना होगा। बहरहाल अब दोनों को रोक रहा हूं, राजेश भाई रोक रहा हूं मैं आपको। जनार्दन मिश्रा साहब, एक पत्रकार के तौर पर हम इसको कैसे देखें? क्या ये वाकई बीजेपी के लिए ऐसा एज वाला पॉइंट है जिस पर बीजेपी खुलकर आगे फ्रंट पर बोल रही है और बाकी दलों के लिए भी बोलना जरूरी हो गया है, उनकी मजबूरी बन गया है? लेकिन उसमें मजबूरी में एक और भी मजबूरी है कि बोल भी रहे हैं लेकिन संकोच भी है थोड़ा, दोनों को साथ में चलना है लेकर।
कि अगर खुलकर सीधा उधर आ गए तो दिक्कत, नहीं आए तो दिक्कत। इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई। जनार्दन जी अपना ऑडियो आप अनम्यूट कर लीजिए जरा। जी बोलिए। अतुल जी, अयोध्या, काशी और बनारस ये तीनों भारतीय लोगों के लिए आस्था का केंद्र रहे हैं बहुत पुराने समय से। ठीक है। और भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने मुखर होकर राम मंदिर के मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में भी रखा और उसके लिए संघर्ष भी किया। और आज जब वो चीज मूर्ति रूप दे रहे हैं तो उसका पूरी तरीके से आपने जो शब्द यूज किया कि क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आस्था की बात आती है तो कोई भी पार्टी, भाजपा को छोड़कर कोई भी विपक्षी पार्टी ये नहीं चाहती कि एक बहुसंख्यक की आस्था के साथ वो विरोध में उतरे या कोई भी उस तरीके से व्यवहार करे। तो उनका विरोध तो है, लेकिन वो राम के साथ भी है, वहां माथा भी नवाने जाते हैं। केजरीवाल जी ने वहां पर हॉस्पिटल बनाने के लिए और उसके लिए विद्यालय बनवाने की बात कही थी और वहां पर जाकर आज वो पूजा अर्चना भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज भाजपा ने एक जो लकीर बना दी है, विपक्षी मजबूर होकर उसके पीछे और उसके साथ चलने पे मजबूर हो चुके हैं। ठीक है प्रदीप जी, ये मजबूरी तो है और यही बात कह रहे हैं। देखिए राजेश चौधरी भी कि कभी आप काल्पनिक बताते थे, आज उनका गिनाने लगे कि उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी बताया मां सीता को, उसके साथ साथ कई तरह के और बयान। ये चीजें अचानक से ही तो आई कि मंदिर और मठ जाना पड़ गया। यही बीजेपी आप लोगों पर काउंटर करती है सीधा, और आप कहते हैं मुद्दों पर आप जाएंगे। तो मुद्दों पर तो चौधरी साहब की पार्टी भी जाएगी, वो सत्ता में है तो वो भी बताएंगे। वो भी रथ यात्रा निकालने वाले हैं। अशोक यादव साहब की रथ यात्रा पहले से ही चल रही है। अखिलेश यादव भी मुद्दों पर जा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे गिना दिए हैं आम आदमी पार्टी के नेता ने भी आकर। तो मुद्दे तो सब उठाएंगे, लेकिन उसमें ये जो धर्म राजनीति, धर्म के साथ मंदिर और राजनीति और बोलना और खुलकर ना बोलना, इसमें कुछ क्लियरेंस नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये चुनाव 400 रुपए वाले सिलेंडर का ये दाम 1000 रुपए हो रहा है, इस पर होने जा रहा है। 70 रुपए का कड़वा तेल 200 रुपए में हो रहा है, इस पर होने जा रहा है। निश्चित तौर पर ये बेरोजगारी पर होने जा रहा है, बढ़ती महंगाई पर होने जा रहा है, बिगड़ती कानून व्यवस्था पे होने जा रहा है। और ये सवाल उठता है कि इन 2 वर्षों में 22 साधुओं की हत्या जिसके कार्यकाल में हुई हो, वो लोग कानून व्यवस्था और हिंदुत्व की बात करते हैं। वो 93 से ज्यादा पत्रकारों पर आपराधिक हमले हों, वो कहते हैं कि इस देश में, इस प्रदेश के अंदर कानून का राज है। जब महिलाओं के अपराध में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर हो, जब छोटे बच्चे और बच्चियों के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में प्रथम स्थान पर हो, जब अवैध हथियारों के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर हो, ऐसी परिस्थिति में ये लोग बैठकर कानून व्यवस्था की बात करते हैं। हम जब राम मंदिर पे चर्चा करते हैं या निश्चित तौर से श्री राम जी पर जब चर्चा होती है तो बार बार हमें कहते हैं कि एक बार यानी कई बार ये परिस्थितियां हुई और ये उस विचारधारा के पोषक हैं या उस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं जो जिन्ना की मजार पर चद्दर चढ़ाते हैं। और इनके नेता साफ और स्पष्ट वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, साफ लिखा है, वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ऐसे लोग जब मूर्ति पूजा पर बात करते हैं और जब कांग्रेस पर तमाम सवाल खड़े करते हैं, ये हमारे ही कार्यकाल में। तो प्रदीप जी, तो फिर क्या ये बात तो वही हो गई ना जो जनार्दन मिश्रा कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने लकीर खींची, आपको उसको फकीर बनना आपकी मजबूरी बन गई, आपको भी उसको फॉलो करना जरूरी लगने लगा। यही तो हुआ ना? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से पहले कांग्रेस के कार्यकाल में अदालत के आदेश पर गर्भगृह का ताला खुलता है, अदालत के आदेश से वहां पर पूजा अर्चना शुरू होती है और आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी से चौधरी साहब जवाब दीजिए। कोशिश इन्होंने भी की थी, मामला कानूनी था, फंस गया। कोशिश आपने भी की, आपको सफलता आपके सरकार के रहते मिल गई। कोशिश तो दोनों ने की थी और आपने अगर राम के नाम पर एक लकीर खींची तो आज देखिए बाकी दलों की मजबूरी बन गई है कि उनको भी जाना पड़ रहा है वहां पर। लेकिन वो मुद्दों को साथ लेकर जा रहे हैं, वहां पर मुद्दे भी रहेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, उसके बाद मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे। चौधरी साहब, ये फैसला उनके प्रभाव से आया है, इसीलिए तो हम कहते हैं
कि इस वो देश हमारी के आस्था का अंदर केंद्र है। संविधान नाम की और कोई चीज राजनीति है है, या स्वाभिमान नहीं का है, ये प्रतीक बात है। भारतीय जनता राजनीति पार्टी है। बताए। ये स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक है। और कांग्रेस की बात करेंगे तो देखिए ना, राहुल गांधी तो चुनावी हिंदू है। राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी के पिताजी फिरोज, वो कौन से ब्राह्मण थे, वो कौन से हिंदू थे, जरा बताएंगे। ये कहते हैं राजीव गांधी कि हम तो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण है, तो फिरोज खान स्मृति ब्राह्मण ईरानी थे क्या? वाले थे, स्मृति माँ का ईरानी वाले, गोत्र आता है या बाप का गोत्र स्मृति आता है? ईरानी वाले हिंदू आप थे। बताइए जरा तो ये स्मृति ईरानी क्या है, झूठ, फरेब जब बताएंगे सब एकदम घोटाले बताइए। कांग्रेस पार्टी स्मृति है। ईरानी वाले हिंदू थे, देखिए बताइए आप इतना स्मृति ईरानी हिंदू है या नहीं है, बताइए। जवाब बहुत है मेरे पास भी। वरुण गांधी जी वाले हिंदू थे, जातिवाद पे आ गए, मेनका गांधी जी वाले हिंदू थे, बताइए ये हिंदू है या नहीं है। इंसानियत मुद्दा है, विकास मुद्दा है, बात जातिवाद कर मुद्दा रहे नहीं हैं। है। और चुनाव के समय पे कोर्ट पे के ऊपर जनेऊ पहनने वाले लोग 400 रुपए वाला सिलेंडर 1000 में बिक रहा है, इस पर जवाब दोगे। 22 से ज्यादा साधुओं की आपके कार्यकाल में हत्या हो गई, इस पर जवाब देंगे। पुलिस जब निकलती है एनकाउंटर करने में ठाए की आवाज देती है, इस पर जवाब देंगे। सुनते राजेश जी को एक बार सुन लेते हैं। प्रदीप भाई एक मिनट राजेश जी को सुन लेते हैं, फिर मैं अशोक जी के पास जाऊं जरा। ठीक है, एक बार सुन ले, फिर आप पूछ लीजिएगा, एक बार सुन लेते हैं। चौधरी साहब। अच्छा, अशोक जी के पास बहुत जवाब मैं पूछना चाहता हूं। मुलायम सिंह जी ने बयान दिया कि मैं गोलियां नहीं चलाता, तो अयोध्या के अंदर क्या होता, यदि और कार सेवक मरते तो मैं इनको और गोलियां चला करके मारता। सब जानते हैं इन्होंने क्या किया था अयोध्या के अंदर, किस तरह से साधु सन्यासियों पे गोली चलाई थी, राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी, लाल हो गया था सरयू का पानी। भूली नहीं, क्या बात है। आप मस्जिद करने के बाद लाखों लोग मरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर मुसलमानों की गति बढ़ा दी आपने। शर्म आती आनी चाहिए आपको। आपके नेता मंचों से भाषण देते हैं, रामलला जमीन के नीचे पड़े होते। अब 80 साल के जो बुजुर्ग हैं, कैराना के अंदर से हिंदुओं का पलायन हो रहा था अखिलेश यादव आप जी पर एक ही विषय है, हिंदू मुस्लिम, दूसरा कोई क्या विषय किया नहीं था है। आपने? हमने कोई आज विषय आप पर नहीं है, के अंदर हमारे पास दोबारा विषय है। को बसाने का काम किया हमारे है। पास आज देखिए, मुझे मौका दीजिए बोलने का, इसलिए बहुत बोल लिया ये। आ रहा हूं अशोक जी, आ रहा हूं। पहले उनको तो पूरा करने दीजिए, आप भी तो उनके बीच में बोल रहे हैं ना, उनको एक बार बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। ठीक है मुझे चौधरी साहब, बस आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। चौधरी साहब जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करिए, बहुत जल्दी से। न बोलने दीजिए इनको, मैं जवाब दूंगा इनका, बोलने दीजिए। ठीक है अशोक यादव जी बताइए। सवाल इस बात का है ना कि अगर आप कहते हैं कि हम राम भी मानते हैं, हम राम के अलावा जो मुसलमान हैं वो अल्लाह मानते हैं, तो उनको भी हम मानते हैं। वो तर्क देते हैं कि आप एक तरफा सिर्फ आयोजन करते थे, आप कब्रिस्तान की बाउंड्री कराते थे। आज आप कह रहे हैं कि नहीं हम मानते हैं। पहले बयान आपके नेता का कुछ और था, जो माननीय आपके बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं मुलायम सिंह यादव का, उस बयान को कोट कर देते हैं। लेकिन मजबूरी आपकी हो गई है कि आप भी उससे इतर नहीं जा पा रहे हैं। आपको जरूरी लग रहा है कि अयोध्या राम मंदिर ये करना पड़ेगा। देखिए हाँ आवाज नहीं आ रही। हाँ हेलो, बोलिए। देखिए, जहां सवाल हमारे मित्र चौधरी साहब का है, इनके पूरे अब तक के वक्तव्य में केवल पुरानी बातें, 40 साल 45 साल नेहरू जी तमाम ऐसी बातें करते नहीं। ये करना चाहिए आज के मॉडर्न टाइम में, इन्हें बात करना चाहिए बच्चों को कैसे रोटी मिलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, परसों अखबार दिखा दूं, मेरे पास रखा हुआ है, कि देश के अंदर लोग भूखों मर रहे हैं, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं सुनो ना जी, नहीं इतिहास को कैसे नकार दोगे आप? इतिहास को कोई नकार सकता है क्या? अरे आपने इतिहास क्यों, आज की बात करिए, 30 साल का जो मॉडर्न टाइम है, अगर नहीं समाजवादी सरकारें रही हैं तो आप सबका गिन लीजिए। अच्छा मैं एक बात आपसे पूछता हूं, हेलो आवाज नहीं, बोलिए अशोक जी, आपकी आवाज आ रही है, बहुत शानदार आ रही है, बोलिए। देखिए फर्क इतना है, समाजवाद की पार्टी के लिए जहां राम मंदिर भी आस्था का केंद्र है, वहीं सैफई का बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज, जहां पर 2200 सीटें हैं, कोरोना काल में वहां कितने लोग बचे हैं, कितनों की जिंदगी बस्ती आप देख लीजिए, वो भी मंदिर है और अयोध्या का मंदिर है। हमारे लिए विकास का मुद्दा भी मंदिर है और राम भी हमारे आस्था के प्रतीक है। इसलिए हम लोग विकास के नाम पर चलते हैं, आस्था भी राम में रखते हैं, कहां आस्था रखते नहीं है। अशोक यादव साहब आप कह रहे हैं कि हमें आज की बात करनी चाहिए, बीजेपी के प्रवक्ता को आज की बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन आप भी तो बार बार सैफई चले जा रहे हैं। आप भी तो बार बार बता रहे हैं कि वहां पर कितना मंदिर बनाया गया, किसकी मूर्ति लगाई गई, कैसे पूजा होती थी। आप भी तो इतिहास को नहीं छोड़ पा रहे हैं ना।
अगर सैफई को सब कुछ बना दिया, जहां पर आपके बच्चे पढ़ने आते हैं, मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में सैफई एक जगह है क्या? आपके बच्चे पढ़ने आते हैं, पूरे प्रदेश के बच्चे पढ़ने आते हैं। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में सिर्फ सैफई एक जगह है क्या? नहीं, पढ़ने में बच्चे आपके आते हैं, बिल्कुल आने भी चाहिए, लेकिन सैफई जैसा और भी जगह पर बन जाता, पूर्वांचल में भी कुछ बन जाता, मध्यांचल में भी कुछ बन जाता, अवध में भी कुछ बन जाता। अब मैं गोरखपुर में गया था, कितनी बदहाल है। तो सिर्फ सैफई क्यों गिना रहे हैं बार बार? एजेंडा नहीं है, ये घटना एजेंडा नहीं है, हमारे एजेंडा है। एजेंडा ना होता तो नहीं होता। जोई साहब, अखिलेश जी के साथ जो यात्रा में भीड़ उमड़ रही है, आप कल की यात्रा देखिए उनकी। अरे भाई, भीड़ आपका मुबारक हो, भीड़ से थोड़ी ना बात बनती है। वो तो प्रियंका गांधी की यात्रा में भी उमड़ रही है, बीजेपी निकालेगी उसमें भी उमड़ेगी। खुश होना अच्छी बात है भीड़ देख के, लेकिन उससे वोट मिल जाएगा ये तय भी नहीं है। आपने बंगाल में अखिलेश यादव ने दिया। आपने बंगाल में कन्नौज के अंदर केवल मोदी जी जोकर बन के चिल्लाते थे। कितनी नफरत करते हो भाई आप, राम से कितनी नफरत वही करते हो। प्रवृत्ति हो रही है, ये तो खेला होना है, बताते रहते भाजपा हो। को जाना है। चौधरी साहब सुन लीजिए, भारतीय जनता और विकास के पार्टी नाम पर दोबारा आना चाहते हैं, हम शिक्षा के नाम पे आना चाहते हैं, हम गरीब किसानों को आप उनका न्याय दोबारा दिलाने के आने नाम वाले पे आना आप चाहते हैं, दोबारा फसल का चुनाव सही आने वाले कीमत हो। दिलाने 40 के सीटें नाम पे आना आएंगी। चाहते हैं, अब की बच्चे बात 10 भूख से न मरे, 15 सीट उनको पर शिक्षा निबट मिले, जाने का इस काम नाम आपका पर सरकार होगा। बनाना चाहते हैं। आप यही हमारा मुद्दा है, यही हमारा मुद्दा है, और राम भी मेरे और काम भी मेरा। ठीक है, जरा चौधरी साहब को जवाब दे दीजिए। अशोक यादव जी, एक बार चौधरी साहब बोल रहे, फिर मैं जनार्दन जी के पास जाऊं। विकास के रास्ते में जो उत्तर प्रदेश गया है, बर्बाद हालत में जो उत्तर प्रदेश आप छोड़ कर गए थे, उसे दोबारा बर्बादी के लिए आपको नहीं हमारे सोचने वाली है। पत्थर लगा रहे, हमारे काम पे पत्थर लगा रहे आप, पूरे आपने प्रदेश बनाया में था आप पूर्वांचल देखिए एक्सप्रेस पत्थर में। लगा रहे हमारे काम पर, पूर्वांचल हमारे एक्सप्रेस लाइन पे में आप चल बनाया रहे था। हैं। अरे आगरा एक्सप्रेस केवल राम और नाम देखिए, राम हमारे आस्था के प्रतीक है, लेकिन काम जरूरी है। हमारे बच्चे को रोटी मिलनी चाहिए, नौकरियां चली गई है। आप शिक्षा मित्रों के घर जाइए, जिन शिक्षा मित्रों को वो योगी ने हटा दिया है, आप उनके घर जाके देखिए कितनी आत्महत्या लोगों ने कर ली थी। आप जाके देखिए, जो शिकार है उनको देखिए, पीड़ित को देखिए। आप लखीमपुर जाइए, आप मनीष गुप्ता के परिवार में जाइए, तब मालूम पड़ेगा यूपी की हालत क्या है। आप ऐसी बातें बेकार की करते हैं, कोई आप पर विषय नहीं है। आप राजीव जी तक पहुंच जाते हैं, नेहरू तक पहुंच जाते हैं। एक जाति के लोग आप नौकरियों केवल में एक विषय आपके पास है, केवल नौकरी लगाने कभी का नेहरू जी, देखा कभी होता था। गांधी जी, आज कोई उंगली उठी कोई विषय नहीं। नाथूराम गोडसे के आप लोग औलाद हो, ये पूरा देश जान चुका है। एक जाति के ऐसा आपने नहीं, किया है। देखिए, मैं भूली नहीं उत्तर प्रदेश की बोल जनता सकता हूँ, आपको। बिल्कुल अच्छी नहीं तरह भूली बोलता हूँ, है। लेकिन आप जब मेरे गलतफहमी में मत रहिए। पूरा देश आपको सुन हर आपके वो चैनल काम को करना है गंदी बात जिससे करेंगे, मैं उसका मुसलमान जवाब वोट दूंगा भाई। तरफ मैं नहीं मानूंगा, मैं जवाब दूसरा दूंगा कोई उसका। एजेंडा आपका नहीं मैं है। नहीं सहन आप कर सकता हूं, बेनकाब हो देखिए, चुके हो, आप मैं बच्चे बेनकाब साहब- हो चुके हो। जनता आपके चेहरे को जानती है। पहले तो मुलायम सिंह जी ने सरकार दिखा बना रही दी है। थी। 18 घंटे एक हमारा ही बार सफर चलता है अखिलेश भाई। यादव के नेतृत्व में चुनाव हुआ। अरे फोटो देख लो ना। 2014 में अखबार तो आपको सब दिख हराया। गए हैं, अखबार दिखाते नहीं है। 2017 में आपको आज हराया। हिंदुस्तान अखबार में केवल दिया है, 2019 में अगर आपको वो भीड़ हराया। आप देख लेते 2021 के 4-5 पंचायत लाख की चुनाव भीड़ में थी आपको गाजीपुर में, हराया। आप देख लीजिए अखबार को, हिंदुस्तान अखबार को देख लीजिए। ठीक है, जरा आप दोनों लोग शांत हो जाइए। अब चौधरी साहब और अशोक यादव साहब, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। सर देखिए, एक एक करके छोटा काउंटर, अगर बीच में बोलना भी है ना तो छोटा जवाब करना चाहिए, ताकि कम से कम दर्शकों को समझ तो आए ना। ठीक है, अशोक यादव शांत हो जाइए आप। जनार्दन मिश्रा जी, एक बात तो तय हो गई है, जो आपने कहा था अच्छी बात कि करिए, मैं बीजेपी शुरू ने में एक लकीर खींची है, उसको फॉलो करना इन लोगों की मजबूरी हो गई है। लेकिन अभी भी इनके दिमाग में ये बात भी है कि अगर उसी लकीर को फॉलो करते रहे तो कुछ लाभ तो मिलेगा, लेकिन एक और लकीर साथ में दूसरे के लिए भी खींच के रखनी पड़ेगी, वरना वो छिटक जाएगा। 22 में ये सारी चीजें होंगी, व्यक्तिगत हमले भी होंगे नेताओं में आपस में, राम के नाम पर भी सियासत होगी, मुसलमान को यहां पर लुभाने की कोशिश भी होगी। मुद्दे यही रहेंगे, वो मुद्दे नहीं रहेंगे जो प्रदीप भाई गिना रहे हैं कि या फिर अशोक यादव जी की इनके नाम पर हम जाएंगे। वो हर बार गिनाए जाते हैं, बाद में यही जाति, यही धर्म और यही मंदिर निर्माण और उसका श्रेय लेने की कोशिश। जनार्दन जी, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अशोक यादव और राजेश चौधरी, एक मिनट भाई, एक मिनट सर। घर नहीं चलते हैं। अशोक यादव शांत हो जाइए, जब मैं आऊंगा तब बोलिएगा सर। जनार्दन मिश्रा
अतुल जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे सभी पार्टियों से बयानवीर आगे सामने आएंगे और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है गर्माती रहेगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, देखिए, धर्म और आस्था के नाम पर भाजपा ने अपने क्षेत्र में अपने वो स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखा है। वो जनता के सामने इस तरह से कि उन्होंने धर्म को एक तरीके से उन्होंने उसको पोषण किया है। और जो आज भी जो दीपोत्सव आप देख रहे हैं, जो भी त्योहारों को जितनी भव्यता के साथ बनाया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में और जो आस्तिक लोग हैं उनको एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि ये संघर्ष यात्रा हमारी रही है जिसका आज हम उत्सव बना रहे हैं। और जो विपक्षी पार्टी है उस चीज पर बात नहीं करना चाहते, या तो उसको कहीं ना कहीं अनदेखा करने की कोशिश करते हैं या उस मुद्दों से वो दूर हटकर और मुद्दे पर जो रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जहां पर जब धर्म की बात आती है, जो धर्म के उसमें आएगी, तो उसमें महंगाई मुद्दा और जो कानून व्यवस्था मुद्दा, ये सब मुद्दे अपने आप थोड़ा सा किनारे हो जाते हैं। जो आपने अभी अतुल जी आपने स्वयं भी कहा कि धर्म एक चीज जरूर रहेगी जिसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट जो है भाजपा को मिलने वाला है, और बाकी मुद्दे लेके तो सभी आ रहे हैं। बिल्कुल आम आदमी पार्टी नेगेटिव मिलेगा। मिश्रा जी देख लेना, बहुत दिन चुनाव के नहीं है अभी। आप भी उन्हीं के बढ़ने लगे भाई, वाह। नहीं अशोक जी, मैं विश्लेषण करके बता रहा हूँ। पत्रकार है, परसों पत्रकार दिवस की बधाई मैं आपको देता हूँ। मैंने बहुत बढ़िया पंक्तियां लिखी थी आप लोगों के लिए। बहुत धन्यवाद अशोक जी। लेकिन हमारा चेहरा है अशोक जी, लेकिन एक मेरा शेर सुन लीजिए आखिरी में। अच्छा, सुना दीजिए, उसके बाद जनार्दन जी अपनी बात पूरी करेंगे। सुना दीजिए, ये शेर जरूर सुन लीजिए हमारा। वो इसलिए सुन लीजिए कि जिसमें कुछ हकीकत है, और हकीकत यह है, एक मिनट, बस एक मिनट, पहले निकाल के रखते ना, तैयार रखा करो यादव जी। अरे कोई बात नहीं, कई बार आदमी शेर लिखकर भूल जाता है, पहले तैयार करके रखा करो। सुनिए, अजब है देश के लंबरदार, अजब है देश के लंबरदार, कितनी सियासी चालों से ये चला रहे सरकार, और सरकारी नाकामी कैसे पहुंचेगी अब जनता तक, सरकारी नाकामी कैसे पहुंचेगी अब जनता तक। उसने खरीदे सारे चैनल और सारे अखबार, बस आपका चैनल केवल बुला के हमें मौका देता बोलने का, बाकी चैनल तो अब अशोक यादव जी, ये तो अपना अपना लिखने का तरीका है ना, अपना अपना लिखने का तरीका है। आपने उसमें चैनल और अखबार को खरीदने का आरोप लगा दिया है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। देखिए, मैंने तो आपको भी सम्मान से बुलाया है, हमारे चैनल ने आपको भी मौका दिया है, तो ये सारे बिक गए या वो हो गया, ये मैं नहीं मानता। वो आपके दौर में भी आरोप लगता था, हम पत्रकारों को आदत है इसकी सर, हमें आदत होती है। वो चाहे प्रदीप भाई के दौर में आपातकाल, तो भी हम लोगों ने झेला, हमारे वरिष्ठों ने झेला, लेकिन आज के दौर में अगर कुछ है तो भी हम उसको देखते हैं। ऐसा नहीं है, वो समय अंतराल में सारे दलों ने किया है और करते रहेंगे। पत्रकारों की चुनौती होती है, उसे हमें सहर्ष स्वीकार भी करना चाहिए, उस पर हमें कोई नाराजगी नहीं है। वो हमारा धर्म भी है, वही हमारा कर्म भी है, कोई दिक्कत नहीं। जनार्दन भाई एक बार जल्दी से अपनी बात पूरी कर रहे हैं आप, उसके बाद मैं आऊंगा। एक मिनट, शांत हो जाइए अशोक जी, शांत हो जाइए। राजेश जी, राजेश चौधरी भाई, एक मिनट सर, अब समय थोड़ा कम रह गया है, इसलिए चाहूंगा कंक्लूड करूंगा, आप दोनों शांत हो जाइए। जनार्दन जी अपनी बात पूरी करें आप। अशोक यादव शांत हो जाइए प्लीज सर, प्लीज। जनार्दन जी। अतुल जी, देखिए, आरोप प्रत्यारोप मैंने जैसे कहा भी चुनाव आते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो एक असलियत है, उसमें देखिए रैलियां भी चल रही हैं और भी दौरे हो रहे हैं। बड़े बड़े राजनेता अभी उत्तर प्रदेश आने को बाकी हैं, जिन पार्टियों से जो उत्तर प्रदेश में नहीं, उनके भी नेता यहां पर आएंगे। लेकिन जो मैंने कहा कि जो भाजपा उत्सव को जो अपनी संघर्ष गाथा जनता तक पहुंचाना चाहती है, वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाजपा जो धर्म की राजनीति, धर्म से जुड़कर हमेशा आस्था के साथ रही है, और उसका लाभ उसको वो जरूर कहीं ना कहीं से भाजपा को जरूर मिलेगा। बिल्कुल, और वो उनकी चुनावी रणनीति भी है, और हर पार्टी को अपनी रणनीति बनाने का अधिकार है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। लेकिन प्रदीप जी, फाइनल कमेंट आपका, उसके बाद में चौधरी साहब, अशोक जी आपके पास आऊंगा। फाइनल कमेंट में ये चाहूंगा कि आप कहते हैं कि हम मुद्दों पर जाएंगे, मुद्दों पर तो समाजवादी पार्टी भी जा रही है, कितनी भीड़ उमड़ रही है। देखिए, खुश हैं अशोक जी, उनका कहना है कि उनके नेता रात में निकल रहे हैं तो भी हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं, सर्दी के मौसम में खड़े हैं। तो क्या मुद्दों पर कांग्रेस को लगता है कि वो मंदिर के साथ, मुद्दों के साथ एज में आएगी? कम से कम। प्रदीप जी।
मुझसे प्रश्न किया है प्रदीप जी से। प्रदीप जी से पर होने जा रहा है। हाँ, बोलिए प्रदीप जी। हाँ, बंद होते उद्योग धंधों पर होने जा रहा है। ये चुनाव बढ़ती हुई महंगाई पर होने जा रहा है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि कुछ लोग शमशान और कब्रिस्तान बनाने की बात करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं। अपने कार्यकाल में करके दिखाया है कि शमशान में लोगों के पास जगह नहीं थी और कुत्ते उनकी लाशों को रामनामी नोचते हुए पाए गए और जिन्होंने आवाज उठाने की बात की उन्हें पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। इन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है। निश्चित तौर पर उसी शमशान कितना बना दिए हैं, चुनाव होने जा रहा है जो है और भारतीय जनता पार्टी ने उसका मखौल उड़ाया। और हम ये कह रहे हैं हर उस पीड़ित परिवार को 25,000 देने जा रहे हैं जिनकी लाशों का मजाक बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। हर उस पीड़ित परिवार को 25,000 देने की बात कर रहे हैं। हम उन महिलाओं के लगातार जिनके साथ अपमानित तरीके से व्यवहार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम उन्हें करने जा रहे हैं। हम उन्हें स्कूटी और स्मार्टफोन देने जा रहे हैं। हम इन मुद्दों पर जा रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की आवाम 3 काले कानूनों पर जवाब मांगेगी। ठीक है, लेकिन एक बहुत संक्षेप में अशोक जी मैं गुजारिश कर रहा हूं सर, शांत हो जाइए, अपनी बारी में बोलिए सर। अगर बीच में बोलते हैं तो छोटा बोलिए ना। चौधरी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रदीप जी बस एक लाइन का एक जवाब चाहूंगा। आपकी बात को मैं सहज स्वीकार कर लेता हूं कि आप मुद्दों पर जाएंगे, आप पिछले घटनाक्रम के तमाम जो थे उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। समाजवादी पार्टी भी ऑलरेडी जा चुकी है इन्हीं चीजों को लेकर। आपको इससे फायदा कैसे मिलेगा मैं ये समझना चाह रहा हूं। कैसे प्रदीप जी? इसलिए मिलेगा जब हम किसानों की कर्जा माफी की बात करते हैं तो हमने 73,000 करोड़ के कर्जे माफ किए हैं। जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं के मध्य हाथरस से लेकर उत्तर प्रदेश के कोने कोने पर अगर कोई पार्टी लड़ती नजर आई तो प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी लड़ती नजर आई है। जब हम किसानों की बात करते हैं तो हमारी नेता प्रियंका गांधी। ठीक है, अशोक यादव आपका दावा है कि आप ही लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी से, लेकिन प्रदीप जी की बात से तो मुझे लग रहा है कि वही लड़ाई कोरोना के दौर में भी लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं। मुद्दे उनके पास भी हैं, मुद्दे आपके पास भी हैं। फिर ये मंदिर क्यों जाना पड़ रहा है और क्यों इसकी रणनीति तैयार करनी पड़ी? अशोक जी, सबके जरिए से, अखबारों के जरिए से ये साबित हो चुका है। देखिए, जो नेता, जैसे दीदी को गाली बहुत दी गई, केजरीवाल को बहुत दी गई, इस बात मोदी जैसा नेता अखिलेश जी को निशाना बनाता है, उन्हीं की चर्चा करता है, उनकी बड़ी गलत तरीके से बुराई करते हैं। इसका मतलब क्या है? आने वालों का नेता हमारे प्रदेश में अखिलेश यादव है, बनने वाला मुख्यमंत्री है। उनको इस बात का डर हो गया है। कल 4 एमएलसी शामिल कर लिए तो कहते हैं अखिलेश जी को नींद नहीं आएगी। भाई, जिसके पास 300 नेता शामिल हो चुका हो, कम से कम 100 MP MLA शामिल हो चुके हो, पूरी बसपा खाली होकर हमारे साथ आ चुकी हो, तमाम नेता बिरादरी के बड़े शामिल हो चुके हो, उसको नींद तो अच्छी आनी है। और आप देखना 10 से 15 दिन के बाद। चौधरी साहब फाइनल कमेंट आपका। आप मंदिर का श्रेय लेना चाहते हैं लेकिन मुद्दों पर जनता आपके खिलाफ हो जाएगी। चौधरी साहब फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में। अशोक जी हो गया आपका, अशोक जी हो गया सर, प्लीज गुजारिश कर रहा हूं, उनको बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए जल्दी से। हमें ताकत मिलती है। हाँ बिल्कुल, आपको ताकत मिलेगी, जनता भी देगी, मेरी शुभकामनाएं। चुनाव में हम देखेंगे। बहरहाल चौधरी साहब फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में। नहीं, ताकत मिलती है हमको। हमें विद्यालय से बच्चे निकलते हैं, हमें बच्चों को रोटी चाहिए। अशोक जी मेरी बात सुनिए, आपको थोड़ा बुरा लगेगी पर सच है। 2007 में, मैं अपनी बात कह रहा हूं, 2007 हमारा विकास का एजेंडा है, उसी पे चलेंगे। जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, मायावती के खिलाफ मुलायम सिंह यादव जी ने संघर्ष किया, उसको लीड करके 2012 में समाजवादी पार्टी जीती। मुलायम सिंह जी खुद मुख्यमंत्री नहीं बने, अपने पुत्र को बना दिया। इसमें अखिलेश यादव जी की 0% भूमिका थी। उसके बाद आया 2017, जब परीक्षा थी 5 साल की। 2017 का परिणाम आपके सामने है। और उससे पहले 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहना चाहता हूं, हमने अभी कहा था कि हमने कहा था, नहीं सुनिए, छल भरेगी चालों से सरकार बना ली। इस बार ऐसा नहीं होना, कार की हाड़ी हर बार नहीं चढ़ती है। पंचायत और चलिए ठीक है, चलिए एक बात तो तय हो गई कि काट की हांडी हर बार नहीं चढ़ती है, जैसे आपकी पिछली बार नहीं चढ़ पाई थी। काम बोलता है का नारा आपका बोल गया था, लेकिन इस बार फिर जनता किसको चुनेगी तो जनता को ही तय करना है। लेकिन दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। 22 का चुनाव क्या वाकई मुद्दों पर रहेगा, या जैसा कि हमेशा से एक परंपरा सी बन गई है, खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में, कि वहां जाति, धर्म, व्यक्तिगत हमले, प्रहार, इनके इर्द गिर्द आखिरी में चुनाव चला जाता है, वही होगा। और अगर मंदिर से किसी को लाभ मिल रहा तो इसकी सुगबुगाहट सारे दलों को है, वो भी उसी राह पर चल पड़े हैं। सबके लिए राम एक बार फिर से आस्था का विषय बन गए। लेकिन कुछ पार्टियों को उसके साथ साथ अल्लाह को या फिर मुसलमान जो बिरादरी है उनके लिए भी सोचना है
कि वो कहीं छिटक न जाएं, ये भी उनकी रणनीति का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका, प्रदीप जी आपका, अशोक यादव आपका और जनार्दन मिश्रा जी आपका। तो सवाल तो बनता में सवाल यही था कि बीजेपी ने जो एजेंडा चलाया, जो आरोप उस पर लगता है कि उसने इसको एजेंडे के तौर पर चलाया, तो क्या वो एजेंडा बाकी अन्य दलों की भी मजबूरी बन चुका है? उसमें आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम वो दल शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद अगर इस तरफ हम नहीं गए तो नुकसान बड़ा होगा, लेकिन अगर गए तो भी नुकसान दूसरी तरफ से हो सकता है। नमस्कार।